नमस्कार साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक और नया मॉडल पेपर लाया हूं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मॉडल पेपर को आप जरूर देखें और आपका जो स्कोर आता है वह कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताएं आप लोग, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो हम नीचे से शुरू करते हैं। स्वयं बच्चों के द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। क्यों? ये तो गलत बात है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। गलत बात है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है भैया कि जो शिक्षक है उसकी शिक्षा की जो व्यवस्था है वह असफल है। बिल्कुल भाई, ये जो पॉइंट है यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। बताएं आप लोग, नर्सरी कक्षा की यहां पर बात हो रही है, तो सबसे अच्छा होगा यहां पर मेरा परिवार। क्योंकि आप जानते हैं बच्चा क्या है, नर्सरी कक्षा का है, ना उसे विद्यालय का अधिक ज्ञान है, ना मित्र का ज्ञान है, ना पड़ोस का ज्ञान है, लेकिन जो परिवार में रहता है उसे परिवार का ज्ञान है कि परिवार में हमारे चाचा हैं, चाची हैं। तो इस तरह से क्या है, मेरा परिवार सबसे यहां पर ठीक होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताएं आप लोग, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो देखिए, सकारात्मक वातावरण क्या है, निर्मित करना है, तो क्या करना चाहिए, तो विभेद नहीं करना चाहिए, है ना, और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। आप विकल्प बी में देख सकते हैं, समाज मिति के आधार पर समूह बनाना, ये गलत बात है। कहानी सुनाने से कुछ नहीं होने वाला है ना। अभिवादन करना चाहिए, नहीं, बल्कि यहां पर विकल्प ए ही यहां पर हमारा ठीक रहेगा। और जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को आप लाइक कर दे दें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। एक बच्चा जो खालिस्तान से ग्रस्त है वह सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो आपको पता है जो डिसलेक्सिया समस्या होती है, इसमें बच्चा क्या है, पठन संबंधी इसमें क्या है, अक्षमता होती है। जैसे सा को क्या वह वाज पड़ेगा, है ना, एम को वह डब्ल्यू पड़ेगा, इस तरह से। तो ऐसा होता है डिसलेक्सिया में। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। बताएं आप लोग। देखिए, समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह क्या है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, ये यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसा होता है। यहां पर 4 पॉइंट हैं, बताएं आप लोग, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। अंतर्मुखी नहीं होता भैया, वह तो बहिर्मुखी होता है, ठीक है। और आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, ये गलत बात कही गई है, ठीक है। बल्कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है, जो वह निर्णय लेता है वह उस पर क्या है, आत्मनिर्भर होता है। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चिंतन के सूचना पराक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। बताएं कौन कौन से आते हैं। इन चरणों का बताना है सही क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले यहां पर आएगा भैया पूर्व पराक्रमण आएगा,
मतलब ये क्या है, फर्स्ट नंबर पर ए आएगा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, श्रेणी क्रम आएगा, तीसरे नंबर पर क्या आएगा, प्रतिक्रिया चयन आएगा, और लास्ट में आएगा प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले घा, फिर गा, फिर खा और फिर का। तो ऐसा दिया है विकल्प डी में, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः, बताएं आप लोग जो सीखने संबंधी नियोग्यताएं होती हैं इसके बारे में क्या कथन सही है, बताएं आप लोग। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं? नहीं भैया, श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालकों में नियोग्यताएं नहीं होती हैं सीखने संबंधी, है ना। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में, ये तो भैया क्या है यहाँ पर लैंगिक विभेद को दर्शा रहा है ना, लैंगिक पक्षपात को। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, आजकल के जो गांव के बच्चे हैं वो आईपीएस बन रहे हैं, है ना, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो सकता है, विकल्प डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसा ही किया करें, आप एक काम किया करें, नेगेटिव कथन तो क्या है तुरंत क्रॉस कर दिया करें, है ना। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, जो क्वेश्चन जितना लंबा होता है उतना ही आसान होता है। आप लोग देखना कितना आसान है। मोनिका क्या है, गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका क्या है, एक स्टूडेंट है, उससे प्रश्न पूछती है, लेकिन राधिका से उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न को शब्दों को बदल देती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह है, देखिए भाई हुआ क्या है, मोनिका ने सबसे पहले क्या है राधिका से प्रश्न पूछा, राधिका पर प्रश्न नहीं बना तो उसने क्या किया, फिर मोनिका ने फिर प्रश्न पूछा किससे, मोहन से पूछा, है ना। मोहन पर नहीं बना तो क्या किया, मोनिका ने यहां पर प्रश्न को क्या थोड़ा चेंज कर दिया, है ना। क्या है, मोहन से कुछ जब बना नहीं बना तो उसने क्या शब्दों को थोड़ा चेंज कर दिया। तो यहां पर हम कह सकते हैं मोनिका यहां पर क्या है, लिंग पक्षपात कर रही है ना, कर रही है ना लिंग पक्षपात, क्योंकि उसने यहां पर राधिका से ना कुछ कहा ना कुछ से कोई संकेत दिया, सीधा मोहन को खड़ा कर दिया। लेकिन मोहन से क्या है, उसने शब्द यहां पर क्या है चेंज किए हैं जब मोहन पर नहीं बना। तो हम कह सकते हैं मोहन का पक्ष लेकर यह लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, बताएं आप लोग जो सीखने के लिए आकलन किया जाता है इनमें से किस एक के सिवाय सबका ध्यान रखता है। तो देखिए विद्यार्थियों की क्षमताओं का ध्यान रखा जाएगा, त्रुटियों का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों ने कहां पर गलतियां की हैं, बच्चों की जो सीखने की शैली है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सीखने के लिए जो आकलन किया जाता है इसमें क्या है, विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए भाई इसके बाद लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है सारे ही। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है ना, जिसके पास बहुत धन है उसने क्या है गोद ले लिया दो जुड़वा भाइयों में से, जबकि दूसरे को एक निर्धन परिवार के द्वारा गोद लिया गया। एक वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ये भाई हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, हर बच्चा क्या अपने आप में विशिष्ट होता है ना। तो ये हम नहीं बोल सकते कि दोनों बच्चों में जो अंक है वह समान प्राप्त करेंगे। ठीक है, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी के पास अच्छा पैसा हो तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, या किसी के पास पैसा कम है तो वह
बिल्कुल निम्न बुद्धि लब्धि वाला होगा, ऐसा नहीं होता है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, तो बिल्कुल भाई सही बात है, जो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है यह बुद्धि लब्धांक को भैया प्रभावित नहीं करता है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, बताएं आप लोग। सूक्ष्म गतिक कौशल तो आपको पता है क्या होगा यहां पर राइट आंसर। यहां पर राइट आंसर हमारा होगा विकल्प बी, है ना। आपको पता होगा इस क्वेश्चन संस्कृत में भी आता है, ठीक है, संस्कृत में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सूक्ष्म गतिक कौशल की आवश्यकता किसमें होती है, तो लेखन में होती है। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत बताइए, इसका निहितार्थ क्या है। तो आपको पता है जो यह सिद्धांत है यह क्या बताता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं के द्वारा जानने की जो प्रक्रिया होती है वह गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। तो हम कह सकते हैं सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। बालक की क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। देखिए क्रिया को क्या है, नियमित करने और रुचि उत्पन्न करने की यहां पर बात की हुई है, तो इसके लिए क्या होगा महत्वपूर्ण भैया, अभिप्रेरणा होगा। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प ए के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है। व्यवहार परिवर्तन में बिल्कुल भाई, नवीन अनुभव प्राप्त करने में सही है, समायोजन में सही है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा। अगला है आंशिक पुनर्बलन, बताएं आप लोग जो आंशिक पुनर्बलन होता है इसके संबंध में यहां पर कौन सा कथन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा जो आंशिक पुनर्बलन होता है यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें छात्र को किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता है, इसलिए वह उस अनुक्रिया को तत्परता से करता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में से सर्वाधिक किसको बढ़ावा देगा। ध्यान रखिएगा विद्यालय कैसा है, सशक्त विद्यालय है ना। तो शिक्षकों में बताइए निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो इसे यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति। राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह होता है कि, बताएं आप लोग अंतः विषय अनुदेशन का सबसे अच्छा लाभ क्या होता है। तो भैया सबसे अच्छा लाभ ये होता है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने के और सामान्यीकृत करने के अवसर इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, विकल्प ए बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास बताइए क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग जिन शिक्षार्थी के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षक खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं हमें नेगेटिव पॉइंट देखना है। तो यहां पर देखें जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। तो ये क्या है यहां पर, इसकी क्या है, इसकी वह है
मतलब आशा नहीं करेगा। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, है ना। इसके अलावा जो ए, सी और डी है इनकी क्या है, वह उपेक्षा करेगा, है ना। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भाषा में अर्थ सीखने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बताएंगे आप लोग, भाषा में अर्थ सीखने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे स्वनेम होती है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भैया स्वनेम उच्चारित भाषा की ऐसी लघुत्तम इकाई होती है जिनसे क्या है, दो ध्वनियों के बीच का अंतर स्पष्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। बताएं आप लोग, इसमें से क्या है, एक गलत पॉइंट है बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में, बाकी तीन सही हैं। तो बताइए वो कौन सा है। तो देखिए, बुद्धि प्राक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जिसका प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ये यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। बताएं आप लोग, सीखने के लिए सबसे अधिक अभिप्रेरित बताएं इसमें से कौन सा करता है। तो यहां पर आप देखें, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है। यह अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करेगा। अगला है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः खालिस्तान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। ध्यान रखिएगा, यहां यह पूछा गया है कि जो बुद्धि लब्धांक होता है और शैक्षणिक निष्पादन होता है, यह आपस में कैसे संबंधित होते हैं। तो ये होते हैं उच्च रूप से, मतलब क्या है, जिनकी बुद्धि लब्धि उच्च होगी वह क्या है, शैक्षणिक निष्पादन में क्या है, उच्च होंगे, और जिनकी निम्न होगी वो क्या है, इसमें भी क्या है, निम्न होंगे। तो हम कह सकते हैं यह उच्च रूप से संबंधित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करते है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो आपको पता है बुद्धि लब्धि निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु होता है। क्या होता है बुद्धि लब्धि में सूत्र निकालने के लिए, देखिए बुद्धि लब्धि बराबर क्या होगा, बुद्धि लब्धि यहां 75 दी है, बराबर क्या है, मानसिक आयु होता है, अपोन में आता है वास्तविक आयु, वास्तविक आयु 16 वर्ष इंटू 100, ये तो सूत्र होता है ना, सभी को पता होगा ये तो। अब क्या होगा यहां पर, 75 गुणित 16 भागित 100 बराबर मानसिक आयु, ठीक है। तो यहां 25 से काट देंगे, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। 4 से 16 काट तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना बचा, 3 गुणित 4, मतलब क्या हो गया 12। अर्थात हम कह सकते हैं मानसिक आयु कितनी होगी, 12 वर्ष होगी। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खालिस्तान का खालिस्तान जरूर होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय देखिए, अन्य शिक्षकों का समावेशन ये नहीं बोल सकते, अभिभावकों का समावेशन, विद्यार्थियों का बहिष्करण नहीं, बल्कि क्या है, विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। बताएं आप लोग, सफल समावेशन को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती, ये यहां पर हमारा कहा गया है। सिवाय का मतलब होता है इसके अलावा। तो देखिए संवेदनशील बनाना इसकी तो होती है, अभिभावकों की भागीदारी भी सही होगा, ये भी होगा, लेकिन यहां पर कहा गया है पृथक्करण, मतलब क्या है, अलगाव की बात हुई है ना, ये तो नहीं होगा भैया समावेशन में, है ना, सफल समावेशन में। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प बी के साथ जाएगा। अगला है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। बताएं आप लोग, क्या होगा सर्वोत्तम तरीका।
पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, नहीं, इससे समस्या दूर नहीं होगी। कोई नियम बनाना और उसका कड़ाई से पालन करना, नहीं। यहाँ तो क्या है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना, नहीं, बल्कि क्या है, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। विकल्प ए यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, बताएं आप लोग। हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, नहीं। यह व्यक्तिगत विभिन्नता को संतुष्ट करता है, तो बिल्कुल यहां पर यह व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है। विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित छात्रों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा, बताएं आप लोग। जो वंचित बच्चे हैं, है ना, उनकी क्या है, नियमित उपस्थिति के लिए बताएं आप लोग। देखिए, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो देखिए, पैसे देना, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। दंडनीय अपराध से कुछ नहीं होगा, है ना, बल्कि क्या है, यहां पर होगा आवासीय विद्यालय खोलना। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने कितना स्कोर किया 30 में से, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।